So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we are going to discuss various numericals. A lot of numericals we will be discussing in today's class क्योंकि हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं और अब उन कॉन्सेप्ट से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. So first numerical is in front of you. Now for the prismatic bar shown you have to calculate reactions and also you have to calculate what? You have to calculate deflection at point C. So this is end A, this is end B and this is point C. So आपको रिएक्शन निकालनी है ए पे बी पे एंड आप डिफ्लेक्शन निकालनी है सी पे जहाँ पे की लोड लग रहा है पी. सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था दैट दिस स्ट्रक्चर इज अ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. कैसे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है? इसमें दिस पार्ट इज गोइंग टू टेक P1 एंड दिस पार्ट इज गोइंग टू टेक P2. जो AC वाला पोर्शन है AC पोर्शन क्या लेगा? एक P1 फोर्स बियर करेगा एंड CB वाला पोर्शन जो है वो P2 फोर्स को बियर करेगा. सो आई एम कंसिडरिंग रिएक्शंस. किसी भी डायरेक्शन में आप रिएक्शन अज्यूम कर सकते हैं और आप प्रोसीड कर सकते हैं. अगर आपने डायरेक्शन गलत अज्यूम किया है तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी. सो कोई भी डायरेक्शन में आप रिएक्शन अज्यूम कर सकते हैं. सो आई एम अज्यूमिंग रिएक्शन आउटवर्ड्स. सो मैं रिएक्शन कैसे अज्यूम कर रहा हूं आउटवर्ड? दिस आई एम अज्यूमिंग एट RA एंड दिस इज RB. ठीक है, आर भी मैंने रिएक्शन अज्यूम कर ली. नाउ इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. आपने अपना इंजीनियरिंग में भी शायद पढ़ा होगा. वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम एंड वी कैन सॉल्व दिस मेथड बाय टेकिंग सेक्शंस. तो हमारे पास दो तरीके इसको सॉल्व करने के. हम दोनों तरीके से देखेंगे और उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी लेंथी प्रोसीजर. बट पहले आपको मेथड समझना जरूरी है. सो मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस बाय मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम. सो फ्री बॉडी डायग्राम से मैं बना रहा हूँ. पोर्शन AC का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. सो पोर्शन AC का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए. हमें पता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के देयर आर 3 स्टेप्स. हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट स्टेप इज बॉडी को बनाइए. सेकेंड स्टेप इज बॉडी पे एक्सटर्नल लोड लगाइए दैट इज RA एंड द थर्ड स्टेप इज बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए इंटरनल फोर्स लगाइए. सो नाउ इस पे मैं इंटरनल फोर्स लगा रहा हूँ दैट इज RA. समझ में आया? अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर आपने ये P फोर्स क्यों नहीं लगाया? P फोर्स वाज एक्सटर्नल फोर्स. सो आई एम कंसिडरिंग कि ये जो P फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल वो इस पार्ट पे लग रहा है. ठीक है, ऑन द पार्ट CB पे लग रहा है. मैंने ये कंसिडर किया. आप इसको ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये पार्ट C AC पे लग रहा है. अगर आप कंसिडर करेंगे AC पे लग रहा है तो फिर CB पे कंसिडर नहीं करना पड़ेगा. आई एम कंसिडरिंग कि ये जो P फोर्स है वो CB पे लग रहा है. ऑलवेज ट्राई करिए कि आप लेफ्ट से स्टार्ट करें एंड जाए टुवर्ड्स राइट. लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ जाए. फोर्स को राइट वाले सेक्शन में कंसिडर करिए. हमेशा ट्राई करिए कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाए और जो भी फोर्स लग रहा है उसको आप राइट वर्ड सेक्शंस में ही कंसिडर करिए. सो आवर 3 स्टेप्स फॉर मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम इज पहले बॉडी को बनाइए, फिर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाइए, फिर उसकी स्टेबिलिटी के लिए इंटरनल फोर्स लगाइए. तो ये पार्ट 1 का फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया. नाउ एक और स्टेप है अभी फ्री बॉडी डायग्राम में जो आपको पार्ट 2 में समझ में आएगा. नाउ अब पार्ट 2 का फ्री बॉडी डायग्राम में बना रहा हूँ. दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम फॉर पार्ट 2. तो सबसे पहले अब क्या करना है इसमें फ्री बॉडी डायग्राम पार्ट 2 का बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जो पार्ट 1 में हमने ये फोर्स लगाया है RA इसको बैलेंस करेंगे विद पार्ट 2. इस RA फोर्स को मुझे बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये सेक्शन पे ये C सेक्शन पे मैंने पार्ट 1 में RA फोर्स लगाया है इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. पॉजिटिव x डायरेक्शन में RA फोर्स लगाया है तो मुझे C सेक्शन पे इन द पार्ट 2 नेगेटिव x डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. तभी ये फोर्स RA C सेक्शन पर बैलेंस होगा. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको C सेक्शन पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा RA इन द नेगेटिव x डायरेक्शन. क्यों लगा रहे हैं? इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस फोर्स. जो C सेक्शन पे हमने AC मेंबर में RA लगाया था उसको बैलेंस करने के लिए C सेक्शन पे इन द मेंबर C भी हमने एक फोर्स लगा दिया दैट इज RA. नाउ अब हमने अज्यूम किया था कि ये जो P फोर्स है वो किस में लग रहा है? राइट वाले सेक्शन में लग रहा है. राइट वाले सेक्शन में लग रहा है. सो जो ये P फोर्स है ये P फोर्स मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा. सो आई विल अप्लाई दिस P फोर्स लाइक दिस. ठीक है, सो RA लग रहा है आपका नेगेटिव x डायरेक्शन में, P लग रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में. तो कैन आई से नेट फोर्स इज P माइनस RA इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. पॉजिटिव x में क्या लग रहा है? P माइनस RA लग रहा है. ठीक है, नाउ आई एम अज्यूमिंग कि P बड़ा है इसलिए पॉजिटिव में P माइनस RA है.
आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि आर ए बड़ा है तो नेगेटिव में क्या लग जाएगा, आर ए माइनस पी, इट इज वन इन द सेम थिंग। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए व्हाट आई हैव टू अप्लाई, आई हैव टू अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, दैट इज पी माइनस आर ए। सो ये पार्ट 2 में क्या आ गया, फोर्स P माइनस आर ए। नाउ आप देखिए दिस स्ट्रक्चर इज इनडिटर्मिनेट। क्यों इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ एक्सियल फोर्स लग रहा है, द फोर्स इज प्योरली एक्सियल। सो इन दिस स्ट्रक्चर आई कैन नॉट अप्लाई समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो वर्टिकल फोर्स। In this structure I cannot apply summation of all the moments is equals to 0 because इस स्ट्रक्चर में कोई ट्रांसवर्स कपल लग ही नहीं रहा है बिकॉज द फोर्स इज प्योरली एक्सियल। और हमने देखा है कि ट्रांसवर्स कपल कब लगता है, व्हेन द फोर्स इज इसेंट्रिक। अगर इसेंट्रिक फोर्स लगेगा तभी ट्रांसवर्स कपल आएगा। हियर द फोर्स इज नॉट इसेंट्रिक, फोर्स इज प्योरली एक्सियल, सो देयर इज नो ट्रांसवर्स कपल। सो इन दिस स्ट्रक्चर वी कैन नॉट अप्लाई समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबव z axis is 0 बिकॉज कोई मोमेंट लग ही नहीं रहा है। In this structure we can apply only and only summation of all the forces in horizontal direction is 0. So if I apply summation of all the forces in horizontal direction is equals to 0, तो मुझे क्या मिलेगा, I will get माइनस आर ए। माइनस आर ए क्यों, क्योंकि आर ए लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आर ए प्लस पी, पी क्यों, पी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एंड प्लस आर बी क्योंकि आर बी भी कहाँ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। सो माइनस आर ए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, प्लस पी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एंड प्लस आर बी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दिस इज इक्वल टू 0। सो कैन आई राइट आर ए माइनस आर बी इज इक्वल टू पी, और आई कैन ऑल्सो राइट दैट पी माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर बी। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज आप बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए इधर यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, आर बी, कहाँ पे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आरबी लग रहा है, एंड यहाँ पे देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में पी माइनस आर ए लग रहा है। तो यहाँ से देखिए पी माइनस आर ए इज माइनस आर बी। सो पी माइनस आर ए को मैं माइनस आर बी भी लिख सकता हूँ, मतलब इसका डायरेक्शन रिवर्स करके मैं आरबी भी लिख सकता हूँ, विच इज सेम एज दिस। दिस इज आर बी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे पी माइनस आर ए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। दैट मीन्स पी माइनस आर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट, आर बी। सो पी माइनस आर ए इज माइनस ऑफ आर बी, यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे पी माइनस आर एल लिखो या फिर आर बी लिखो, इट इज वन इन द सेम थिंग। सो ये तो मेरी पहली कंडीशन हो गई, इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे आइए ये, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। सो दिस इज बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन। Now since this structure is what, this structure is indeterminate, दो अननोन्स है ना मेरे पास में, आर ए एंड आर बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन डिराइव करनी पड़ेगी। सो आई हैव टू राइट अ कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सो फॉर दिस स्ट्रक्चर बताइए क्या हो सकती है कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन देखिए दोनों मेंबर्स किसके बीच में फिक्स्ड है, दो फिक्स सपोर्ट के बीच में है। सो डिफ्लेक्शन इन ए सी प्लस डिफ्लेक्शन इन सी बी क्या जीरो के बराबर होगा, डिफ्लेक्शन इन AC प्लस डिफ्लेक्शन इन CB क्या जीरो के बराबर होगा। सो कैन आई राइट डेल्टा AC प्लस डेल्टा CB इज हाउ मच, जीरो। सो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा AC प्लस डेल्टा CB इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो। ठीक है, हमेशा देखना जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो किसके टर्म्स में रहती है, फोर्सेस के टर्म्स में रहती है। कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन हमेशा डिफ्लेक्शन के टर्म्स में रहती है। सो डेल्टा AC प्लस डेल्टा CB इज इक्वल टू 0। अब देखिए डेल्टा AC डेल्टा CB कैसे निकाल सकते हैं, this is free body diagram, this is free body diagram of AC and this is free body diagram of CB। ये CB का free body diagram है। so यहाँ पे देखिए AC is a prismatic bar, उसमें जो load है that is constant throughout the length। similarly CB is also a prismatic bar, उसमें जो load है that is also constant throughout the length। so I can easily calculate deflection in AC। deflection in AC कैसे आएगा, it will be tensile elongation होगा। एंड डिफ्लेक्शन इन CB कैसा होगा, इट इज कॉम्प्रेसिव। देखिए P माइनस आर कैसा लग रहा है towards this section, so this P minus RA is compressive। so I can write delta AC is equals to PL upon E, कितना फोर्स आ रहा है, RA into लेंथ कितनी है, लेंथ इज स्मॉल a, RA into small a and PL upon A क्रॉस सेक्शन एरिया इज A and Young's modulus of elasticity is E, लिख सकते हैं। सिमिलरली डेल्टा CB कितना हो जाएगा, इट इज माइनस, माइनस क्यों, बिकॉज इट इज कॉम्प्रेसिव। सो माइनस P माइनस RA minus of P minus RA into B upon A into E. So can I write delta AC plus delta CB is equals to 0? Value put करिए RA into A upon A into E minus
P minus RA into B upon A into E. So यहाँ से देखिए दिस इज इक्वल टू हाउ मच 0, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी दैट इज ए तो को कैंसिल कर देते, यू विल गेट RA plus RA into A plus RA into B minus P into B, दिस इज इक्वल टू 0. सो RA की वैल्यू क्या हो जाएगी P into B upon A plus B. RA is P into B upon A plus B and RB क्या है P minus RA is minus of RB. So P minus RA की value P into B upon A plus B, this is equals to minus of RB. That means RB is equals to minus of, और minus of RB लिख देता हूँ मैं, minus of RB is equals to P कॉमन ले लीजिए 1 upon 1 minus 1 minus B upon A plus B. So A plus B LCM ले लीजिए, A plus B minus B, so A plus B minus B upon A plus B. कितना आ गया, it is B cancel, so RB is equals to minus P into A upon A plus B. So यहाँ से क्या आ गया आपके पास रिएक्शन RA RB. अब देखिए RB की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, RB की वैल्यू इज नेगेटिव. सो दैट मीन्स RB का जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था दिस इज रॉन्ग. RB हमने आउटसाइड द सेक्शन लिया था बट RB कहाँ लगना चाहिए, टुवर्ड्स द सेक्शन. ये सही भी आप फिजिकली भी देख सकते हैं, जो P फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स में लग रहा है. तो रिएक्शन कहाँ आएगी, नेगेटिव एक्स में आनी चाहिए ना दोनों रिएक्शन. अगर फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो रिएक्शन कहाँ पे आनी चाहिए, दोनों नेगेटिव एक्स में आनी चाहिए. तो ये जो P फोर्स था ये पॉजिटिव एक्स में लग रहा था, तो RA का तो डायरेक्शन हमने सही अज्यूम किया नेगेटिव एक्स, पर RB का डायरेक्शन हमने गलत अज्यूम किया था दैट इज पॉजिटिव एक्स. तो RB का डायरेक्शन भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव एक्स आना चाहिए. समझ में आया, दैट इज वाई ये RB का डायरेक्शन गलत अज्यूम किया था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई. उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन अज्यूम करिए, अगर आप कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करते हैं आपका हमेशा रिजल्ट सही आएगा. हमेशा आपकी वैल्यू अगर गलत अज्यूम करोगे नेगेटिव आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं. अज्यूम ही कर रहे हैं ना, अज्यूम कुछ भी कर सकते. क्लियर है, आर आर भी आ गया. आई कैन इजीली कैलकुलेट डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा ए सी इज इक्वल टू डेल्टा सी बी. नाउ देखिए डेल्टा ए सी क्या हो जाएगा, डेल्टा ए सी इज इक्वल टू आर ए इंटू ए अपॉन ए ई. सो इट इज आर ए इंटू ए अपॉन ए ई. आर ए की वैल्यू रखिए, डेल्टा ए सी विल बी इक्वल टू आर ए की कितनी वैल्यू, इट इज पी इंटू बी अपॉन ए प्लस बी. सो इट इज पी इंटू बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए इंटू ए. सो डेल्टा ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, पी इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए. So this is the value of what, delta AC. Now similarly अगर delta CB की वैल्यू निकालेंगे हम, delta CB, तो delta CB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, delta CB यहाँ से लिखिए, it is minus P minus RA into B upon AE, minus P minus RA into B upon AE. So यहाँ पे या तो आप RA की वैल्यू रख सकते हो या P माइनस आर ए की वैल्यू रख सकते हो. P माइनस आर ए की क्या वैल्यू है, यहाँ से देखिए P माइनस आर ए इज माइनस ऑफ आर बी. सो राइट माइनस इंटू माइनस ऑफ आर बी इंटू बी अपॉन ए ई. माइनस माइनस कैंसिल. सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट डेल्टा सी बी इज इक्वल टू, आर बी की वैल्यू रखिए, आर बी इज P इंटू ए इंटू बी, ये वाला है अपॉन ए प्लस बी इंटू ए, क्या है नेगेटिव. सो डेल्टा सी बी विल बी नेगेटिव and delta AC will be positive. Now इसमें काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि डेल्टा सी बी नेगेटिव डेल्टा AC इज पॉजिटिव कैसे हो सकता है. तो ये यहाँ से देखिए कि ये जो बार है AB, दिस टोटल बार AB इज फिक्स्ड बिटवीन टू फिक्स सपोर्ट. ठीक है, दो फिक्स सपोर्ट के बीच में, तो इसमें एक पोर्शन AC इलोंगेट होगा, दूसरा पोर्शन कॉम्प्रेस होगा, तभी तो इसमें नेट डिफ्लेक्शन 0 होगा. देखिए हमने देखा आर ए की वैल्यू पॉजिटिव आई, P तो लग ही रहा है टेंसाइल, सो आर इस पोर्शन AC के लिए आर ए एंड P मिला के क्या हो गया, एक टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है. एंड RB की वैल्यू जो थी, RB हमने गलत डायरेक्शन अज्यूम किया था, RB लग रहा था टुवर्ड्स द सेक्शन, RB टुवर्ड्स द सेक्शन लग रहा है. ये PB इज CB, जो P फोर्स है, P फोर्स भी फॉर द पोर्शन CB कैसा लगेगा, टुवर्ड्स द सेक्शन. तो ये CB में क्या आएगा, कंप्रेशन. That is why deflection in CB is negative and deflection in AC is positive. So एक में पॉजिटिव आएगा, एक में नेगेटिव आएगा, तभी तो नेट डिफ्लेक्शन जो होगा वो 0 होगा इस स्ट्रक्चर का, क्योंकि the member is fixed between two fixed supports. समझ में आया. Now अब इसी को हम कर सकते हैं by method of sections. So section की मेथड से देखते हैं सेक्शन, और इसके बाद फटाफट देखेंगे हम शॉर्ट ट्रिक. सो अगर सेक्शन की मेथड से देखता हूं मैं, तो सेक्शन के मेथड से हमें पता है डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, ये पता है. नाउ व्हाट इज दिस P? P इज द फोर्स. किसमें,
जिस पोर्शन में आप डेल्टा निकाल रहे हैं उस पोर्शन में, उस मेंबर में या उतने सेक्शन में पी क्या है, फोर्स है उसमें। सो यहाँ पे देखिए इन दिस सेक्शन, अगर मैं ये सेक्शन कंसीडर करूं इन द पोर्शन ए सी, तो सी, ये ए सी पोर्शन में कितना फोर्स आएगा, हमने ये चीज अभी पढ़ी थी पहले भी इन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। सो शियर फोर्स क्या है, इज द algebraic sum of all the transverse force either to the left or to the right of that section. Similarly axial force क्या है, axial force is summation of all the axial force either to the left or to the right of that section. तो यहाँ पे एक मैंने सेक्शन लिया है, ये सेक्शन, इसके लेफ्ट में जितने भी एक्सियल फोर्स आ रहे हैं सभी का समेशन कर लो, वो इस सेक्शन पे क्या हो जाएगा, एक्सियल फोर्स हो जाएगा। सो अगर इस सेक्शन पे मुझे एक्सियल फोर्स निकालना है तो इसके लेफ्ट में या इसके राइट में जितने भी एक्सियल फोर्सेस लग रहे सभी का सम कर लो। सो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो राइट में जा सकता हूँ या तो लेफ्ट में जा सकता हूँ। मैं कहाँ पे जाऊंगा, जहां पे भी फोर्सेस कम होंगे, तो लेफ्ट में सिंस फोर्सेस कम है तो हम लेफ्ट में कैलकुलेट करेंगे। सो इस पोर्शन में जो axial force है that is what, RA, that is nothing but RA. So I can write delta AC is RA into length कितना है AC का, स्मॉल है, अपॉन A into E लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली देखिए डेल्टा CB मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा CB कैसे लिख सकता हूँ देखिए, डेल्टा CB के लिए आई हैव टू कंसीडर अ सेक्शन इन द पोर्शन CB पोर्शन में मुझे एक सेक्शन लेना पड़ेगा। नाउ एट दिस सेक्शन ऑल्सो एक्सियल फोर्स क्या है, एक्सियल फोर्स इज द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ दैट सेक्शन। सो इस सेक्शन के लेफ्ट में सारे फोर्सेस का समेशन ले लो, या इस सेक्शन के राइट में सारे एक्सियल फोर्सेस का समेशन ले लो। सो अगर लेफ्ट में लिया तो क्या, दो फोर्सेस आ रहे हैं दैट इज RA एंड P। राइट में लूंगा तो एक ही फोर्स आ रहा है दैट इज RB। ठीक है, लेफ्ट में लिया तो दो फोर्सेस आ रहे थे RA एंड P, राइट में लिया तो एक ही फोर्स आ रहा है दैट इज RB। आई कैन राइट फोर्स इन सेक्शन CB इज इक्वल टू व्हाट, RB। So this is RB into B upon A into E. Now अब देखिए साइन देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए जो RA लग रहा था दिस वाज टेंसाइल, आउटवर्ड लग रहा है सेक्शन के तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पे इस सेक्शन से भी RB कैसा लग रहा है, आउटवर्ड, सो दिस इज आल्सो पॉजिटिव। तो सेक्शन के आउटवर्ड लगेगा फोर्स तो वो टेंसाइल रहेगा, टेंसाइल पॉजिटिव होता है हमें पता है, तो सेक्शन के आउटवर्ड टेंसाइल है तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पे सेक्शन दिया था इसके आउटवर्ड RA टेंसाइल है तो RA भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। सो बोथ हमारे इस जो अजम्पशन लिया है RA और RB का, उससे क्या आ रहा है कि दोनों डिफ्लेक्शन AC भी टेंसाइल है CB भी टेंसाइल, कुछ गलती होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। सो आई कैन राइट बाय कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन डेल्टा AC प्लस डेल्टा CB इज इक्वल टू हाउ मच, 0। सो RA into A upon A into E प्लस RB into B upon A into E। अब यहाँ से RB की वैल्यू रख दे तो RB इज, यहाँ से देखो रख रहा हूँ मैं, RA into A upon A into E। RB की वैल्यू क्या है, इट इज माइनस ऑफ, इट इज माइनस ऑफ P minus RA into B upon A into E। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अब देखिए क्या ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये सेम इक्वेशन बन गई आपकी, ये इक्वेशन जो आप फर्स्ट केस में निकाली थी और ये सेकंड केस में, आगे सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। समझ में आया, ये इक्वेशन ही तो बनानी थी हमको, ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन सेम बन गई हमारी। सो यहाँ से आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RA। RA कितना आ जाएगा, RA इज P into B upon A plus B एंड RB आ जाएगा माइनस ऑफ P into A upon A plus B। इससे डेल्टा AC आ जाएगा P into A into B upon A plus B into A एंड डेल्टा CB आ जाएगा P into A into B upon A plus B into A नेगेटिव में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। सो अगर मैं एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम की बात करूं तो RA की वैल्यू कितनी आ गई, RA इज P into B upon A plus B। RB माइनस आ रहा है तो मैं इसका डायरेक्शन अब चेंज कर देता हूँ। सो दिस इज RB, वैल्यू इज P into A upon A plus B। Now axial thrust diagram it is similar to shear force and bending moment diagram। जैसे हमने shear force bending moment diagram बनाया था वैसे ही axial thrust diagram होता है। इसमें क्या करते हैं हम, axial thrust को रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएशन ऑफ axial thrust को रिप्रेजेंट करते हैं along the length। along the length में क्या करूंगा, वेरिएशन ऑफ axial thrust को रिप्रेजेंट करूंगा। I will start from left and go towards right। अब इसमें जो हमने जैसे फ्री हैंड shear force diagram and bending moment diagram देखा था, क्या देखा था उसमें, सबसे पहले फोर्स का इफेक्ट देख लो। सबसे पहला फोर्स अगर टेंसाइल शियर फोर्स दे रहा है तो उसको ऊपर ड्रॉ करो, पहला फोर्स पॉजिटिव शियर फोर्स दे रहा है तो ऊपर ड्रॉ करो, पहला फोर्स नेगेटिव शियर फोर्स दे रहा है तो नीचे ड्रॉ करो। सिमिलरली पहला जो फोर्स है उसकी वजह से सैगिंग मोमेंट आ रहा है तो ऊपर ड्रॉ करो, पहला फोर्स अगर हॉगिंग मोमेंट दे रहा है तो नीचे ड्रॉ करो। सिमिलरली इन दिस केस आल्सो एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम में भी हम क्या करेंगे,
पहले फोर्स को देखेंगे, अगर पहला फोर्स टेंशन दे रहा है तो उसको ऊपर ड्रॉ करेंगे, फिर सारे फोर्सेस को पहले फोर्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि अगर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा था और वो टेंशन दे रहा है तो वो ऊपर ही जाएंगे सारे पॉजिटिव एक्स वाले। अगर पहला फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा था और वो कॉम्प्रेशन दे रहा था तो सारे पॉजिटिव एक्स वाले कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। सो आई विल ड्रॉ एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 0 0 एक्सिस बनाते हैं। तो आई विल मेक अ 0 0 एक्सिस। सो दिस इज अ 0 0 एक्सिस। नाउ ऑन दिस 0 0 एक्सिस सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वाले फोर्स को देखूंगा मैं कि उसकी वजह से कैसा इफेक्ट आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट फोर्स आर ए। सो आर ए की वजह से क्या हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है या कॉम्प्रेसिव, आर ए टेंसाइल है या कॉम्प्रेसिव। यू विल से आर ए सेक्शन से आउटवर्ड जा रहा है तो आर ए इज टेंसाइल, दिस आर ए इज टेंसाइल, तो कहाँ जाएगा, अपवर्ड। सो ये चला गया आर ए अपवर्ड। सो दिस इज हाउ मच, दिस इज आर ए वैल्यू इज पी इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। नाउ इन द पोर्शन ए सी क्या कोई और एक्सियल फोर्स लग रहा है, एसी पोर्शन में कोई और एक्सियल फोर्स लग नहीं रहा है तो दैट वुड बी कांस्टेंट। नाउ आप देखिए एट सेक्शन सी, सी सेक्शन पे क्या हो रहा है, सी सेक्शन पे ये जो फोर्स है पी लग रहा है, पी फोर्स। अब इसमें नहीं देखना है टेंशन कॉम्प्रेशन, आर ए का देख लिया ना हमने, अगर ये पी फोर्स आर ए की डायरेक्शन में लग रहा है तो ऊपर जाएगा, अगर ये पी फोर्स आर ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नीचे जाएगा। सो ये जो पी फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, आर ए की ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, आर ए वॉज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पी फोर्स कहाँ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सो ये पी फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे। सो दिस पी फोर्स विल गो डाउन। सो यहाँ से कितना नीचे चला गया पी। सो स्टार्ट किया कहाँ से हमने, पी इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, उसमें से p माइनस कर दिया। सो p इंटू ए, सॉरी p इंटू बी अपॉन ए प्लस बी माइनस पी, तो कितना आ गया, एलसीएम ले लो a प्लस बी, तो आ जाएगा माइनस p इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तो एंड कहाँ पे करोगे, p इंटू बी, माइनस में जाके p इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। अब देखिए इन द पोर्शन सी बी क्या कोई एक्सियल फोर्स लग रहा है एडिशनल, कोई एक्सियल फोर्स एडिशनल नहीं लग रहा है इन द पोर्शन। अब देखिए बी पॉइंट पे क्या लग रहा है, आरबी लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ आर ए लग रहा है, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ से ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, द वैल्यू ऑफ आरबी, आरबी की वैल्यू कितनी है, पी इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। सो ये पी इंटू बी अपॉन ए प्लस बी ऊपर चला गया, सो यहाँ पे आ गया 0। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। अब देखिए ये है क्या, ये वही तो है कि एसी पोर्शन में कितना एक्सियल फोर्स आ रहा है, एसी पोर्शन में, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम में बनाया था, एसी पोर्शन में कितना एक्सियल फोर्स आ रहा था, आर ए, तो ये आर ए ही तो है एसी पोर्शन में एक्सियल फोर्स, इट इज आर ए पी इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। एंड सीबी पोर्शन में कितना एक्सियल फोर्स आ रहा था, इट इज, यू कैन से यहाँ से देखिए इट इज आर ए माइनस पी, और यू कैन से माइनस ऑफ आर बी, ठीक है, माइनस ऑफ आर बी। तो ये क्या है, माइनस ऑफ आर बी तो लग रहा है, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ आर बी। ठीक है, समझ में आया, आर बी की वैल्यू इज पी इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, तो ये माइनस, सॉरी ये पी इंटू ए होगा, बोलते नहीं आप लोग भी, दिस इज पी इंटू ए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज पी इंटू ए। सो जो आर बी है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ आर बी, आर बी क्या है, पी इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, और ये नेगेटिव में लग रहा है तो माइनस ऑफ आर बी तो है। सो इन द पोर्शन सी बी कितना फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स माइनस आर बी, इन द पोर्शन ए सी कितना एक्सियल फोर्स लग रहा है, इट इज प्लस आर ए। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं हम, इसका शॉर्ट ट्रिक, इट इज वेरी इजी। सो शॉर्ट ट्रिक के पहले आप कंडीशन समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक लगाने की सबसे पहला कंडीशन है कि ये शॉर्ट ट्रिक आप तभी लगाएंगे व्हेन ए ई इज कांस्टेंट, व्हेन ए ई इज कांस्टेंट तभी आप ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, अदरवाइज इफ ए ई इज नॉट कांस्टेंट आप ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे। नाउ शॉर्ट ट्रिक क्या बोलता है कि हमेशा रिएक्शन कहाँ लगेगी, रिएक्शन लगेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो ये रिएक्शन लगेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो जो P है वो कहाँ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों रिएक्शंस कहाँ लगेगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। P लग रहा है पॉजिटिव एक्स में तो रिएक्शन आएगी नेगेटिव एक्स में। सो ये हमने रिएक्शन लगा दी नेगेटिव एक्स में, दिस इज RB एंड दिस इज RA, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसके ऑपोजिट रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली आ जाएगा। जो P फोर्स है, RA रिएक्शन निकालना है अगर आपको RA रिएक्शन निकालना है तो इस P फोर्स को RB वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, P फोर्स को जो RB की तरफ वाला सेगमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज P इंटू बी अपॉन टोटल लेंथ दैट इज A प्लस बी। डायरेक्ट है ये, आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपको RB निकालना है तो A की तरफ वाला जो सेगमेंट है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, RB निकालना है तो A की तरफ वाले सेगमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, RB विल बी P इंटू A अपॉन A प्लस बी, ठीक है। अगर आपको
आर ए निकालना है तो बी की तरफ वाले सेगमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे पी फोर्स को अपॉन ए प्लस बी, एंड आर बी निकालना है तो ए की तरफ वाला जो सेगमेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे पी अपॉन ए प्लस बी को, दैट विल बिकम पी इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, आर बी आ जाएगा पी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये डायरेक्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नाउ इससे रिलेटेड एक सेकंड न्यूमेरिकल है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, फॉर द प्रिज्मेटिक बार शोन इन फिगर फाइंड रिएक्शन फोर्स एट, दिस इज एट ए एंड बी, ए एंड बी पे आपको रिएक्टिव फोर्स निकालना है। नाउ यू आर हैविंग ऑप्शन, आप चाहे तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको सेक्शन से कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। वी विल सॉल्व इट बाय शॉर्ट ट्रिक सिंस ए इंटू ई इज कांस्टेंट, नथिंग इज गिवन, तो ए ई कांस्टेंट है। नाउ सिंस इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं एंड द नेट जो फोर्स है वो जीरो आ रहा है, तो जब there are more than one number of force, so what you will do, you will use principle of superposition. So I will use principle of superposition, इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। principle of superposition is very important for short tricks, आप काफी सारे क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल फोर्सेस इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे, अगर किसी स्ट्रक्चर पे, किसी मेंबर पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, एन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, तो उस एन नंबर ऑफ फोर्सेस का इफेक्ट किसके बराबर होगा, अगर आप इंडिविजुअल फोर्स का इफेक्ट ले लेंगे और उन सभी इफेक्ट्स का एल्जेब्रिक सम कर देंगे, तो जो आपको एल्जेब्रिक सम मिलेगा दैट रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिव और यू कैन से इफेक्ट ऑफ एन नंबर ऑफ फोर्सेस। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी बॉडी में मोर फोर्सेस लगते हैं, मोर देन वन, और आपको एक फोर्स के लिए फॉर्मूला पता है, तो आप क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर दीजिए, एक एक फोर्स करके एनालाइज कीजिए और उसमें आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, वी विल कंसिडर वन फोर्सेस एट अ टाइम। सो इन द फर्स्ट केस आई एम कंसिडरिंग कि सिर्फ W लग रहा है, इसको मैं ऐड कर दूंगा विद द सेकेंड केस जिसमें आई विल कंसिडर सेकेंड फोर्स ओनली। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहले एक W की वजह से इफेक्ट देखूंगा, फिर सेकेंड वाले W की वजह से इफेक्ट देखूंगा। सो इन द फर्स्ट केस हम रिएक्शन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दिस इज L by 3, this is 2L by 3. In the second case also this becomes 2L by 3, this becomes L by 3. So first, this is first case, this is second case. I am assuming reactions. In the first case load कहाँ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। So यहाँ पे मैंने रिएक्शंस अज्यूम कर ली, this is RA1 and this is RB1. इन द सेकेंड केस देखिए, इन द सेकेंड केस लोड कहाँ लग रहा है, लोड लग रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो रिएक्शन कहाँ लगेगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सो रिएक्शन लगा रहा हूँ मैं, इन द सेकेंड केस आई एम अज्यूमिंग रिएक्शन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज RA1 RA2 एंड दिस इज RB2। सो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, हमें डायरेक्ट पता है कि RA1 निकालना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट W इनटू, सो ये वाला रिएक्शन निकालना है तो बी की तरफ वाला सेगमेंट लूंगा, सो W इंटू 2L/3, सो W इंटू 2L/3 अपॉन टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इज L/3 प्लस 2L/3 दैट इज L। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी, W इंटू 2L/3 बाई L दैट इज 2W/3, आर की वैल्यू आ गई 2W/3। अब RB की वैल्यू निकालेंगे, RB की वैल्यू RB1, सो RB1 की वैल्यू निकालना है तो W को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, A वाले सेगमेंट से, सो आई विल राइट RB1 इज इक्वल टू W इंटू L/3 अपॉन टोटल लेंथ कितनी, L/3 प्लस 2L/3 दैट इज L, सो इट इज W/3। RB1 क्या आ गया, W/3। सिमिलरली सेकंड केस में कंसिडर करिए, इन द सेकंड केस RA2 निकालना है तो सेगमेंट कहाँ का लूंगा, RB2 वाला सेगमेंट लूंगा, RB2 वाला सेगमेंट कितना है, L/3, सो RA2 इज W इंटू L/3 अपॉन टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इज L, सो अपॉन L क्या आ गई वैल्यू, इट इज W/3। सिमिलरली RB2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सेगमेंट कौन सा लेना पड़ेगा, RA2 वाला सेगमेंट लेना पड़ेगा, सो इट इज इक्वल टू RB2 इज इक्वल टू W इंटू 2L/3 अपॉन टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इज L, सो इसकी वैल्यू आ गई 2W/3। सो अब देखिए इन द फर्स्ट केस में देखिए RA की वैल्यू क्या आ रही है, 2W/3 नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इन द सेकंड केस RA2 की वैल्यू क्या आ रही है, W/3 इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सो नेट RA क्या हो जाएगा, नेट RA, पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव लेते, नेगेटिव एक्स को नेगेटिव लेते, सो माइनस नेगेटिव एक्स है तो माइनस 2W/3 प्लस W/3, so this becomes what, minus W/3,
सो आर ए इज माइनस डब्ल्यू बाई 3 आ गया। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ नेट आर बी का कितना हो रहा है? सो इन द फर्स्ट केस आर बी कितना लग रहा है? आर बी लग रहा है डब्ल्यू बाई 3 इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, एंड इन द सेकेंड केस आर बी लग रहा है 2w/3 इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूँ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। सो नेट आर बी कितना आ जाएगा? इट इज माइनस w/3 प्लस 2w/3। सो इट इज w/3। आर ए क्या लग रहा था? आर ए, सो आई कैन राइट आर ए इज w/3 कहाँ पे लग रहा है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एंड आर ए बी इज w/3 कहाँ पे लग रहा है? पॉजिटिव। आ गया, डायरेक्टली रिजल्ट आ गया। यू डोंट हैव टू अप्लाई what free body diagram, you don't have to apply section method, directly आ जाता है। So principle of superposition is very important for your short tricks। जहाँ भी short tricks आप लगाएंगे सोम में और इन structural analysis also, वहाँ पे principle of superposition का बहुत important टूल है। The first numerical is in front of you। 3 steel rods, each of cross section 300 square mm, jointly carry 9 kilonewton load as shown in figure। Find the force in each rod। सो एक लोडेड स्ट्रक्चर आपको दिया है। इन दिस लोडेड स्ट्रक्चर देयर आर 3 स्टील रॉड्स एंड ये तीनों स्टील रॉड्स क्या कर रहे हैं? मिलके 9 किलो न्यूटन का लोड ले रहे हैं। वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स इन ईच रॉड। नाउ देखिए, सिंस दिस इज एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर है? इनडिटर्मिनेट। क्यों है ये इनडिटर्मिनेट? बिकॉज यहाँ पे कितने मेंबर फोर्सेज है? 1 2 1 3। देयर आर 3 मेंबर फोर्सेज, एंड हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है? ओनली वन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है? दैट इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। सो वी हैव टू डेवलप one compatibility equation or two compatibility equations। So since this structure is a symmetrical structure, so can I say, इसको पहले नाम नेमिंग कर देते। this is A, this is B, this is C and D। So since this structure is a symmetrical structure, so can I say force in AB will be equals to force in AD, क्योंकि symmetrical है। तो 3 unknowns थे, एक equation थी हमारे पास, कौन सी? That is summation of all the forces in vertical direction is 0। सेकेंड इक्वेशन सिमेट्री से मिल गई हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी। नाउ बिफोर राइटिंग कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन, अगर मैं पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखूं, सो कैन आई राइट, सो सपोज ये जॉइंट ए की बात करूं मैं, यहाँ पे 9 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सो दिस इज, आई एम अज्यूमिंग दैट फोर्स इन AD is F1, force in AC is F2, and force in AB which is equals to AD, that is equals to F1। so this is F1, this is F2, this is also F1, this is 30 degree, this is also 30 degree। So from this, can I write 2F1 cos 30 plus F2, this is equals to 9। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। दिस इज वन इक्वेशन। नाउ एक और कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन मुझे जनरेट करनी पड़ेगी। सो देखिए, इस स्ट्रक्चर को मैं ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस स्ट्रक्चर। नाउ ड्यू टू दिस 9 किलो न्यूटन फोर्स, ये जो 9 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ड्यू टू दिस फोर्स क्या होगा? there will be elongation। AB, AC and AD बार में क्या होगा? elongation होगा। so I am assuming कि after deformation this is the final status। so I am assuming कि जो elongation हुआ है in the bar AC, that is delta। AC बार में कितना elongation हुआ है? AC बार में delta elongation हुआ है, ये मैं assume कर रहा हूँ। I am assuming कि AC बार में delta elongation हुआ है। now यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर इंसर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द पॉइंट ए टू द डिफॉर्म्ड मेंबर AD। दिस इज A डैश बोल देता हूँ। सो A डैश D पे मैं पॉइंट ए से क्या कर रहा हूँ? एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन इंसर्ट की। सो दिस एंगल बिकम्स 90 डिग्री। क्या मैं इस ट्राइंगल को देखिए ऐसा डिनोट कर सकता हूँ? सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। नाउ ये जो लेंथ है, अब दिस लेंथ, this is delta AD, this was delta AC, ठीक है। so can I write ये कितना हो जाएगा? this is nothing but delta AC। so can I write this angle is 30 degree। so can I write cos 30 degree is equals to delta AD upon delta AC। लिख सकता हूँ मैं, cos 30 is equals to delta AD upon delta AC। so फ्रॉम हियर मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज डेल्टा AD इज इक्वल्स टू डेल्टा AC cos 30। नाउ डेल्टा AD क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय द फॉर्मूला PL अपॉन E। सिंस द बार इज प्रिज्मेटिक, दिस AD बार इज प्रिज्मेटिक,
इट्स फॉलोज हुक्स लॉ, कुछ दिया नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे दैट इट फॉलोज हुक्स लॉ। एंड इसमें लोड थ्रू आउट द लेंथ इज कांस्टेंट, सो आई कैन calculate elongation in the bar delta AD by the formula PL upon E. So from here I will write force in AD is F1 or F2. Force in AD is F1. So I will write F1 into length कितना है इसका, that is length of AD upon area into E. This is equals to F2 into length of AC into cos 30 अपॉन एरिया इंटू ई. सो AE से AE तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल. AE कैंसिल हो जाएगा बिकॉज all the three bars are having same area. तीनों बार का एरिया कितना है, सेम है. Now please see length of AC is equals to length of AD cos 30. So मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे F1 LAD is equals to F2 LAD into cos 30 का whole square. So from here LAD cancel हो गया. You will write F1 is equals to F2 cos square 30. So can I write from equation 1? Equation 1 क्या था? That is equation 1. 2F1 cos 30 plus F2. 2F1 cos 30 plus F2. This is equals to how much? 9. So can I write 2F1? F1 को replace कर रहा हूँ मैं F2 cos square 30, तो cos cube 30 हो जाएगा प्लस F2 is equals to 9. From here you will get F2 into 2 cos square 30 plus 1 is equals to 9. So F2 कितना हो जाता है यहाँ से, you will get F2 is 3.91 किलो न्यूटन. यहाँ पे cos cube आएगा 2 cos cube 30. So यहाँ पे this is answer number 1. Now put the value of F2 in this equation. This is equation number 2. So F1 is equals to 3.91 cos square 30. So you will get the value of F1 is equals to 2.93 kilonewton. This is answer number 2. So in this way you can deal with the problem of indeterminate structure. This was an indeterminate structure and इसमें हमसे क्या पूछा गया था, इसमें हमसे forces पूछे गए थे in the member, तो वो हमने calculate कर लिया. The force in member AC is 3.91 and the force in member AB and AD is 2.93. Now the next numerical is in front of you. A uniform prismatic bar of length L, cross-sectional area capital A is rotated in a horizontal plane above vertical axis passing through one end. Density of material is rho. It is rotating at a constant angular velocity omega radians per second. Determine the total elongation of the rod due to centrifugal action. So क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है elongation of the rod due to centrifugal action. नाउ इसमें देखिए हमें पता है दैट व्हेनेवर अ बॉडी इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर मोशन, उस बॉडी पे क्या लगता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है. नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या किया गया है, इन दिस क्वेश्चन देयर इज अ बार लाइक दिस एंड दिस बार इज बीइंग रोटेटेड इन सर्कुलर मोशन. इस बार को ऐसा सर्कुलर मोशन में रोटेट किया गया है एंड इस सर्कुलर मोशन में रोटेशन की वजह से क्या होगा, बार में एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा एंड ड्यू टू दिस आउटवर्ड फोर्स आपसे क्या पूछा है, एलोंगेशन ऑफ द बार. इस बार का लेंथ दिया है आपको, द लेंथ ऑफ बार इज L, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है आपको A एंड इसका डेंसिटी दिया है रो. सो अब आपको देखना है क्या इस बार पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से एलोंगेशन आ रहा है, वो एलोंगेशन हम PL अपॉन AE फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या. सिर्फ आपको यही चेक करना है. देखिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. PL अपॉन AE फॉर्मूला तो सभी को पता होता है, बट ये नहीं पता होता है कि PL अपॉन ई फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है. और अगर पता है कि कहाँ पे नहीं लगाना है तो वहां पे उसी फिगर में कैसे लगाना है आपको. ठीक है, क्या आपको चेंजेस करने हैं अपनी कैलकुलेशन में, क्या आपको अपना अप्रोच में चेंज करके PL अपॉन ई फॉर्मूला को लगाना है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो हम चेक करते हैं PL अपॉन ई फॉर्मूला के देयर आर 3 कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन इज मटेरियल शुड फॉलो हुक्स लॉ. सिंस इन दिस स्ट्रक्चर नथिंग इज गिवन, सो हुक्स लॉ फॉलो करना है. Second is the area of cross section should be constant throughout the length. So यहाँ पे area of cross section constant है. This bar is prismatic. The third is the force should be constant throughout the length. Now अब इसको समझिए कि इसमें जो centrifugal force लग रहा है along the length outward direction में, क्या ये force constant रहेगा, क्या centrifugal force constant रहेगा throughout the length, बताइए. This centrifugal force जो ये force लग रहा है, क्या ये centrifugal force constant रहेगा. No, the centrifugal force will not be constant throughout the length. क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F is equals to mv square by r, और you can write V is equals to r ओमेगा होता है m into omega square into r. ठीक है, m into omega square into r. Now in this formula what is m? M is the mass. M क्या है, m is the mass
जो रोटेट हो रहा है मास, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मास रोटेट हो रहा है, एंड आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द मास बीइंग रोटेटेड एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है उससे डिस्टेंस है मास का। सो सिंस दिस मास इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है मास, ठीक है, दिस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज व्हाई दिस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। देखिए आप इस एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करिए। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कंसीडरिंग अ पॉइंट, एक एक्सिस है, इस एक्सिस से मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, आई हैव कंसीडर्ड अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग, एंड इस स्ट्रिंग पे क्या किया मैंने, एक पॉइंट मास ले लिया, सो दिस इज अ पॉइंट मास m, एंड आई एम रोटेटिंग दिस मास बाय अ वेलोसिटी ओमेगा, दिस डिस्टेंस इज r, दिस डिस्टेंस इज r। अब इस m के आगे भी मैंने क्या किया, इस m के आगे मैंने एक और स्ट्रिंग को ले रखा, तो मैंने क्या किया, एक मास है उसमें दो स्ट्रिंग बांधी, एक स्ट्रिंग को अपने फिंगर से होल्ड किया लाइक दिस, ये मास है और एक और स्ट्रिंग है। अब मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, जब मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये जो अंदर वाला स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग से मास और जिस एक्सिस के अबाउट हम रोटेशन कर रहे हैं उसमें टेंशन आएगा, बट इस वाले स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। जो स्ट्रिंग में टेंशन किस में आएगा, इस स्ट्रिंग में, एंड दैट टेंशन विल बी इंक्रीज इनवर्ड, इस पॉइंट पर इंक्रीज करता जाएगा टेंशन। सो इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन आएगा, इस पॉइंट पे सबसे कम टेंशन आएगा। अब अज्यूम करता हूं मैं, सपोज आई एम अज्यूमिंग वन मोर मास हियर, दिस इज मास m2, दिस वाज m1। नाउ जब m1 मास लग रहा था तो m1 मास की वजह से क्या हो रहा था, एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा था, दिस इज f1, और इस m2 मास की वजह से एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा था f2। नाउ ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पिंक वाला जो स्ट्रिंग है, इस वाले स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, इस वाले में ये f2 मास की वजह से इसमें टेंशन आ रहा है, एंड जबकि जो ऑरेंज वाला स्ट्रिंग है इसमें f1 प्लस f2 मास की वजह से क्या आ रहा है, F1 प्लस F2 मास की वजह से इसमें टेंशन आ रहा है। सिमिलरली इन आवर केस, ये जो हमारा बार वाला केस है, इसमें जो फारदेस्ट एंड होगा, जो फारदेस्ट वाला एंड है, इसमें कम टेंशन आएगा, इसमें कम फोर्स लगेगा, और जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, फोर्स बढ़ता जाएगा। समझ में आया आपको, यहाँ से समझ में आ सकते हैं क्लियरली। ये वाला मास m1 है तो ये वाले स्ट्रिंग पे f2 फोर्स लगेगा, दिस मास इज m2, इस स्ट्रिंग पे f2 फोर्स लगेगा, और ये जो ऑरेंज वाला स्ट्रिंग है इस पे f1 प्लस f2 दोनों फोर्स लगेंगे। सो अगर इसको कंपेयर करूं मैं इससे, तो जो सेक्शन मेरा इस एक्सिस के पास में है, जो सेक्शन एक्सिस के पास में है उस सेक्शन पर ज्यादा फोर्स लगेगा, और जो सेक्शन एक्सिस से दूर है उस सेक्शन पे क्या लगेगा, कम फोर्स लगेगा। नाउ आपको ये फिगर तो समझ में आ रहा है ना, दिस फिगर इज टॉप व्यू, ये एक बार है, दिस बार इज गेटिंग रोटेटेड बाय एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और टॉप व्यू से हम देख रहे हैं, ठीक है, ये बार रोटेट हो रहा है बाय एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और आप टॉप व्यू से देख रहे हैं। तो ये जो बार है, अगर मैं इसको इस पॉइंट से रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे टेंशन कम आएगा, जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या आता जाएगा, टेंशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो इफ आई टेक अ सेक्शन, एक छोटा सा मैं अगर एलिमेंट लूं, इफ आई टेक अ वेरी स्मॉल एलिमेंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द फ्री एंड से स्मॉल x डिस्टेंस पे अगर मैंने एक एलिमेंट लिया है, तो क्या इस एलिमेंट पे मैं बोल सकता हूँ कि इस एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड Fx, ये किसकी वजह से लगेगा, ये लगेगा इसके बाहर जितना भी मास है, इस एलिमेंट से बाहर जितना भी मास है उसकी वजह से लगेगा। समझ में आ रहा है, अगर मैं एक एलिमेंट लूं तो इस एलिमेंट पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा वो कितना, वो किस मास की वजह से लगेगा, इस सेक्शन के बाद जितना भी ये बाहर वाला मास है इस मास की वजह से लगेगा। सो कैन आई राइट mx, mass responsible for centrifugal force at section x is equals to area of cross section into x into rho। अब हम r की बात करते हैं, what is r, मुझे फॉर्मूला लिखना है, want to write f is equals to m omega square r, तो मैं इसमें बता रहा हूँ what is r। now r is the distance of this point mass from the axis of rotation, axis of rotation से point mass का distance है r। now in our case क्या कोई एक पॉइंट मास लग रहा है, नहीं, हमारे केस में देयर इज नो पॉइंट मास, तो r क्या हो जाएगा हमारे केस में, r will be the cg of this area, ये एरिया या ये मास का cg हो जाएगा जो कि x सेक्शन के राइट में है, dx सेक्शन के राइट में है, दिस इज dx। सो dx सेक्शन के से फ्री एंड की तरफ, dx सेक्शन से फ्री एंड की तरफ जितना भी ये मास है, इस मास का cg
का distance from the axis of rotation will represent what? Will represent r. So if I want to write the value of r, so r is equals to L minus x by 2. So r कितना आ गया? L minus x by 2. So can I write f is equals to mx? I will write fx is equals to mx into omega square into r. So fx will be equals to mx की वैल्यू रख दो a into x into rho into ओमेगा स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स बाई 2. ये हो गई हमारी एफ एक्स की वैल्यू. नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट डेल्टा डी एक्स, व्हाट इज डेल्टा डी एक्स? डेल्टा डी एक्स इज डिफ्लेक्शन. किसका डिफ्लेक्शन? वो जो छोटा सा एलिमेंट लिया ना हमने डी एक्स लेंथ का, उसका डिफ्लेक्शन. सो डेल्टा डी एक्स लिखूं तो क्या मैं डेल्टा डी एक्स को लिख सकता हूँ? इट इज एफ एक्स पी एल अपॉन ए लगा रहा हूँ मैं. पी कितना एफ एक्स, एल कितना है डी एक्स अपॉन एरिया इज ए एंड कैपिटल ई इज कैपिटल ई. सो ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, दिस स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट पे कितना फोर्स लग रहा था? एफ एक्स. नाउ ड्यू टू दिस एफ एक्स, अब सिंस दिस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, तो along the length fx is not getting changed, fx is constant along the length. along the length क्या है? fx की वैल्यू कांस्टेंट है. so fx की वैल्यू अगर कांस्टेंट है along the length, तो क्या मैं pl अपॉन ए निकाल लगा सकता हूँ? so अगर मुझे इस छोटे से एलिमेंट का डिफ्लेक्शन निकालना है, तो दैट आई कैन इजीली कैलकुलेट बाय व्हाट? बाय pl अपॉन ae. so लगा रहे हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला pl अपॉन a. डेल्टा dx is fx, that is force in that element. dx is the length of element, a is area of cross section of element and e is Young's modulus of the element. So अगर मुझे along the length निकालना है delta, so if I want to calculate total delta, so I have to integrate this delta dx from 0 to L. so integrate करिए इसको from 0 to L, fx into dx upon a into e. put the value of fx, so integration of delta dx from 0 to L will become total deflection, that is delta. और इसको आप इंटीग्रेट करिए 0 टू एल, एफ एक्स की वैल्यू रखिए, इट इज ए इंटू एक्स इंटू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू ई. सो ए से ए कैंसिल हो गया, जो जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर ले आते हैं इंटीग्रेशन के. सो रो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू एल, इट इज एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स. सो इसका इंटीग्रेशन कीजिए, कितना आता है? रो इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ई, इंटीग्रेशन ऑफ lx का हो गया lx स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 फ्रॉम 0 टू l. सो लिमिट्स रखिए, रो इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय e, इट इज l क्यूब बाय 2 माइनस l क्यूब बाय 6. 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6 इज 1 बाय 3, तो रो ओमेगा स्क्वायर l क्यूब बाय 3e. दिस इज द आंसर. सो समझ में आया? इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट व्हाट? वी कैन कैलकुलेट डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अगर कोई एक बार है वो रोटेट कर रहा है, तो उसमें क्या लगेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बट दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट कांस्टेंट थ्रूआउट द लेंथ. थ्रूआउट द लेंथ वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा. कहाँ पे मैक्सिमम रहेगा? अंदर की तरफ मैक्सिमम रहेगा, जैसे जैसे बाहर जाओगे वैसे वैसे कम होगा. क्यों? क्योंकि अगर कोई एक सेक्शन ले रहे हो, तो उस सेक्शन से फ्री एंड तक जितना भी मास है वो फोर्स लगाएगा उस सेक्शन पे. जैसे जैसे अंदर जाते जाओगे वैसे वैसे फ्री एंड से उस सेक्शन तक का मास बढ़ता जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ बढ़ता जाएगा. समझ में आया? Now next numerical देखिए, next numerical, 3 mass 2m, 4m and 6m are attached by a circular cross section rod and rotated around a vertical axis xx at 4 radians per second shown in figure. Consider the mass to be concentrated as a point. Calculate the ratio of cross section of the area of rod of the 3 segments such that stresses are equal in all the 3 rods. Now ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है. इसमें क्या है? 3 मास अटैच कर दिए हैं. दिस इज रॉड नंबर 1, दिस इज रॉड नंबर 2 एंड दिस इज रॉड नंबर 3. देयर आर 3 रॉड्स 1 2 3. रॉड 1 के एंड पे क्या किया? एक मास अटैच कर दिया, फिर उससे दूसरे रॉड को अटैच किया, और रॉड 2 के एंड पे दूसरे मास को अटैच किया, उससे तीसरा रॉड अटैच कर दिया, और रॉड 3 के एंड पे थर्ड मास को अटैच कर दिया. तो इस क्वेश्चन में क्या किया है? देयर आर 3 मास और तीनों मास क्या है? एज अ कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहे हैं. आपसे पूछा है कि तीनों जो रॉड्स है उनका आप एरिया का रेशो बताइए सच दैट स्ट्रेस इन ऑल द 3 रॉड्स इज इक्वल. इक्वल स्ट्रेस आनी चाहिए तीनों रॉड्स में. सो जब ये तीनों रॉड्स रोटेट करेगी लाइक दिस, तो आपको पता है सबसे ज्यादा फोर्स किसमें आएगा? रॉड नंबर 1 में. अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि 6m की वजह से एक फोर्स लगेगा लाइक दिस, 4m की वजह से एक फोर्स लगेगा लाइक दिस, 2m की वजह से एक फोर्स लगेगा लाइक दिस. सो इफ आई अज्यूम कि 6m मास की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, दैट इज F3.
4m की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है दैट इज F2, 2m की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है दैट इज F1। अब बताइए जो ये रॉड 1 वाला है इसमें जो एलोंगेशन आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 तीनों की वजह से आएगा। जो रॉड 2 है उसमें एलोंगेशन आएगा दैट वुड बी ड्यू टू F2 एंड F3 एंड जो रॉड 3rd है उसमें एलोंगेशन आएगा ड्यू टू F3। तो हमें क्या चाहिए, तीनों में स्ट्रेसेस हमें सेम चाहिए, तीनों रॉड्स में हमें क्या चाहिए, स्ट्रेसेस सेम चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या बताना है, वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो आप F1 F2 F3 का रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, आपको उससे तीनों के स्ट्रेसेस, अगर इक्वल स्ट्रेसेस चाहिए तो एरिया का रेशियो मिल जाएगा। सो इफ आई राइट F3, इसमें देयर इज वन मोर थिंग गिवन टू यू दैट इज लेंथ, लेंथ इज 1 मीटर एंड 1 मीटर। सो इफ आई राइट द वैल्यू ऑफ F3, तो फॉर्मूला भी पता है हमें, फॉर्मूला क्या था, इट इज m omega square r। Formula for centrifugal force is m omega square r. So if I calculate value of F3, तो F3 में मास कितना है, it is 6m, ओमेगा स्क्वायर एंड रेडियस कितना है 3, तो ये हो गया कितना 18m ओमेगा स्क्वायर, 18m ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली इफ आई कैलकुलेट वैल्यू ऑफ F2, तो F2 के लिए मास कितना है, it is 4m, रोटेट किससे करना है, ओमेगा से, सो 4m इंटू ओमेगा स्क्वायर एंड डिस्टेंस कितना है, मास 2 का डिफरेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास 2 का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2 मीटर। सो इट इज 4m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 8m ओमेगा स्क्वायर। F1 बताइए, F1 विल बी इक्वल्स टू, फॉर F1 मास कितना है, इट इज 2m, सो इट इज 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है इन द फर्स्ट मास का डिस्टेंस कितना है, इट इज 1 मीटर ओनली, सो इट इज 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, सो ये हो गया 2m ओमेगा स्क्वायर। सो F3 F2 F1 आ गया। इफ आई राइट स्ट्रेस इन बार 1 दैट इज सिग्मा 1, तो कितना आ जाएगा, इट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 अपॉन A। सो F1 प्लस F2 प्लस F3 कितना हो गया, इट इज 2 प्लस 8 10 प्लस 18 दैट इज 28 m ओमेगा स्क्वायर अपॉन A1 लिख देता हूँ, ठीक है। सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, इट इज F2 प्लस F3 अपॉन A। F2 कितना है, F2 इज 8, F3 is 18, that is 26 m omega square upon A2, this is A2। sigma 3 कितना हो जाएगा, it is F3 upon A3, F3 कितना है, it is 18, so 18 m omega square upon A3। now we want that sigma 1 should be equals to sigma 2 should be equals to sigma 3, so sigma 1 is equals to sigma 2 is equals to sigma 3। so for this we have to calculate, if sigma 1 sigma 2 sigma 3, then we have to calculate ratio of A1 is to A2 is to A3। समझ में आ रहा है, हमको ऐसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो चाहिए बिटवीन 1 to 1 3 सच दैट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3। तो इक्वेट कर दीजिए इसको, दैट इज 28 m ओमेगा स्क्वायर अपॉन A1, दिस इज 26 m ओमेगा स्क्वायर अपॉन A2, दिस इज इक्वल टू 18 m ओमेगा स्क्वायर अपॉन A3। So can I write A1 is to A2 is to A3 is equals to 28 is to 26 is to 18, or you can say 14 is to 13 is to 9, 14 is to 13 is to 9। So रेशो क्या आ गया, A1 A2 and A3 का रेशो क्या आ जाता है यहाँ से, that is 14 is to 13 is to 9, this is the answer। So लास्ट वाला जो हमने क्वेश्चन देखा था उसी से रिलेटेड दिस ये भी कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट आपको बस इतना ही याद रखना है, दैट इज PL अपॉन A, जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो PL अपॉन A कब लगा सकते हैं कब नहीं लगा सकते, ठीक है। कैसा वेरिएशन है फोर्स का वो आपको देखना है, ठीक है। इन दिस केस क्या था, इन दिस केस ये जो मास है वो एज अ पॉइंट लोड लग रहा था, द मास वाज एक्टिंग एज अ पॉइंट लोड, ठीक है। दिस मास वाज एक्टिंग एज अ पॉइंट लोड, इट वाज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ सच एज वेट के जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्टली ये फोर्स कहाँ पे आ गया, इसमें आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, अ कंपोजिट कॉलम ऑफ हाइट h हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 0.6 मीटर ईच। तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का कॉलम है जिसकी हाइट है h, एंड जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है, स्क्वायर का साइज दिया है आपको 0.6 मीटर, साइड्स का लेंथ है। The column contains the reinforcing bar of mild steel of 20 mm dia। उस कॉलम में 20 mm डायमीटर के माइल्ड स्टील के बार लगे एज अ reinforcement which are 16 in number। What is the maximum load which can be applied through a rigid plate on the column
if the permissible stresses are 100 megapascal in steel and 10 megapascal in concrete, this is steel, not this is steel, and 10 megapascal in concrete, neglect the self weight and assume capital E for steel is 200 gigapascal and capital E for copper is 25 gigapascal. सो इस केस में क्या दिया है, इस केस में आपको दिया है एक कॉम्पोजिट बार. कॉम्पोजिट बार के बारे में हम पढ़ चुके हैं. कॉम्पोजिट बार इज मेड अप ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स इन विच द मटेरियल्स आर जॉइंट फेस टू फेस. ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें देयर इज अ स्क्वायर कॉलम एंड उस स्क्वायर कॉलम में क्या है, देयर आर 16 rods of steel, that is nothing but reinforcement bar. So if I consider, so ये cross section है, this is the cross section, it is square of side 0.6 मीटर, 0.6 मीटर साइज का ये स्क्वायर है. एंड अगर इसको आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू से यू विल सी अ कॉलम लाइक दिस एंड इस कॉलम के ऊपर लोड लगाया जा रहा है थ्रू अ प्लेट, दिस इज पी, एंड इस पे इसमें क्या है, स्टील के रीइंफोर्समेंट्स हैं लाइक दिस. सो इसमें these are steel reinforcement. So this is nothing but example of a composite bar. Now इसमें हमको क्या पूछा, इसमें पूछा है कि हम कितना इस पे वेट लगा सकते हैं. इसका परमिसिबल स्ट्रेसेस का वैल्यू दिया है और हमें पूछा है कि हम कितना वेट लगा सकते हैं. सो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर इसमें हम पी लोड लगाएंगे तो पी लोड पे से कितना लोड कंक्रीट बियर करेगा और कितना लोड स्टील बियर करेगा. अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंस यहाँ पे हम एक ही इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज कर सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज 0, बट हमारे पास अननोन दो है, दैट इज फोर्स इन कंक्रीट एज वेल एज फोर्स इन स्टील. दो अननोन्स है पर इक्वेशन एक ही है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जनरेट अ कंपैटिबिलिटी कंडीशन. एंड हमें पता है फॉर कंपोजिट बार क्या होता है, जितने भी रॉड्स अटैच्ड है, जितने भी बार्स अटैच है, जितने भी अलग अलग मटेरियल्स है, सब में क्या होगा, सब में सेम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा. सो आई कैन राइट फॉर दिस डिफ्लेक्शन इन कंक्रीट, डेल्टा कंक्रीट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा फॉर स्टील. लिख सकता हूं मैं, deflection in concrete will be equals to delta for steel and force in concrete plus force in steel will be equals to what, P. Force in concrete plus force in steel will be equals to what, P. So calculate करिए, सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं. एरिया ऑफ स्टील इट इज 16 बार है ना, तो 16 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर कितना आ गया एरिया ऑफ स्टील, इट इज 5.026 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर. मैं सब चीजें मीटर स्क्वायर में लेके चल रहा हूँ. एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना है तो एरिया ऑफ कंक्रीट इट विल बी इक्वल्स टू 0.6 इंटू 0.6. ये तो टोटल क्रॉस सेक्शन का एरिया आ गया, इसमें से स्टील का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, नेट एरिया ऑफ कंक्रीट 0.6 बाय 0.6 इज द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें से स्टील का माइनस करेंगे हम. सो कितना आ जाता है ये 0.355 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्टील आ गया, एरिया ऑफ कंक्रीट आ गया. हमारे पास कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन है, दिस इज व्हाट कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन और यू कैन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन. तो हमारे पास कॉम्पेटेबिलिटी इक्वेशन है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, दो इक्वेशंस है, दो अननोन से वी कैन इजीली सॉल्व. नाउ प्लीज राइट डेल्टा फॉर कंक्रीट इज इक्वल्स टू डेल्टा फॉर स्टील. सो देखिए कंक्रीट में डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, it is equals to PL upon A, that is force in concrete. concrete में कितना है force FC into length of concrete तो same ही है upon area of concrete into E for concrete. this is equals to force in steel into length of steel same ही है into area of steel into E for steel. so L से L cancel हो गया. so from here I can write stress in concrete. देखिए I am converting this into stress क्योंकि मुझे permissible limits किस में दिए, stress के terms में दिए. सो परमिसिबल मुझे स्ट्रेस के टर्म्स में दिया, इसलिए आई एम कन्वर्टिंग दिस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस. सो स्ट्रेस इन कंक्रीट अपॉन ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इन स्टील अपॉन ई. सो यहाँ से देखिए स्ट्रेस इन कंक्रीट अपॉन ई ऑफ कंक्रीट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इन स्टील अपॉन ई ऑफ स्टील. अभी ई ऑफ कंक्रीट कितना, इट इज 25 and E of steel is 200. So can I write sigma C is equals to sigma S by 8 or I can write sigma S is equals to 8 times of sigma C. So आप कितना भी लोड लगा लीजिए, स्टील में जो स्ट्रेस रहेगा that stress will be equals to 8 times the stress in what, 8 times the stress in concrete. स्टील में जो स्ट्रेस आएगा that will be equals to 8 times stress in concrete. Now
अब देखिए परमिसिबल स्ट्रेस क्या दिया है, परमिसिबल स्ट्रेस दिया हमको इन कंक्रीट में, सिग्मा परमिसिबल इन कंक्रीट इज हाउ मच 10 मेगापास्कल एंड सिग्मा परमिसिबल इन स्टील इज हाउ मच 100 मेगापास्कल। अब सपोज करिए कि मैं इसके अकॉर्डिंग डिजाइन करता हूँ, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट के हिसाब से डिजाइन करता हूँ, तो अगर मैंने इफ वी अलाउ स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू 10 मेगापास्कल, देन स्टील में कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, यहाँ से हमें रिलेशन पता है। अगर हमने कंक्रीट में 10 मेगापास्कल स्ट्रेस अलाउ कर दिया, इतना लोड लगा दिया कि कंक्रीट में 10 मेगापास्कल स्ट्रेस आ गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग स्टील में कितना स्ट्रेस आ जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट। सो स्ट्रेस इन स्टील दैट इज सिग्मा एस विल बी इक्वल टू 10 into 8 which is 80 megapascal. So this is okay, safe, this is safe। देखिए ऑन दी अदर हैंड अगर मैं डिजाइन करता हूँ, इफ वी अलाउ स्ट्रेस इन स्टील इक्वल्स टू 100 MPa, देन सिग्मा सी कितना हो जाएगा, सिग्मा सी यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय 8। सो यहाँ से सिग्मा सी कितना हो जाएगा, इट इज 100 by 8 दैट इज इक्वल टू 12.5 मेगापास्कल। क्या ये सेफ रहेगा? सिग्मा परमिसिबल कितना है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज 10 मेगापास्कल, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज 10 मेगापास्कल, और अगर स्टील में 100 अलाउ करते हैं तो कंक्रीट में कितना डेवलप हो गया, 12.5। सो दिस इज अनसेफ, दिस इज अनसेफ। सो हम जो हमारे स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू कंक्रीट। सो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना हो गया, 10 मेगापास्कल, ये अलाउ कर सकते हैं हम, बट परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील दिया तो है 100 मेगापास्कल, पर उतना हम अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्टील में अगर 100 मेगापास्कल का स्ट्रेस अलाउ कर दिया तो कंक्रीट में कितना स्ट्रेस आ जाएगा, 12.5 मेगापास्कल, बट कंक्रीट तो 10 पर ही फेल कर जाएगा। समझ में आ रहा है? सो जब आप स्ट्रेस इन स्टील 100 मेगापास्कल लगाओगे, इसके अकॉर्डिंग आप लोड लगाओगे कॉलम पे, तो वो लोड कुछ कॉलम शेयर करेगा, कुछ कंक्रीट शेयर करेगा, कुछ स्टील शेयर करेगा, और जो कंक्रीट लोड शेयर करेगा उसकी वजह से कंक्रीट में कितना स्ट्रेस आ जाएगा, कंक्रीट में स्ट्रेस आ जाएगा 12.5, बट कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेस इज 10, 12.5 आ गया तो आपका कंक्रीट फेल कर जाएगा। सो यू हैव टू डिजाइन दिस स्ट्रक्चर बाय परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। अगर कंक्रीट में 10 मेगापास्कल आप अलाउ करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग एक लोड कैलकुलेट करेंगे, वो लोड अगर आप लगाएंगे कॉलम पे तो कुछ लोड कंक्रीट शेयर करेगा, कुछ लोड स्टील शेयर करेगा, जो लोड स्टील शेयर करेगा उसकी वजह से स्टील में जो स्ट्रेस आएंगे दैट वुड बी 10 into 8 दैट इज 80 मेगापास्कल। सो स्टील में 100 मेगापास्कल परमिसिबल थे, यहाँ पे 80 आ रहा है, दैट मींस इट इज सेफ, स्टील भी नहीं फेल करेगा, कंक्रीट भी नहीं फेल करेगा। सो वी विल कैलकुलेट स्ट्रेस। सो मैक्सिमम लोड allowed will be calculated according to permissible stress in concrete. So we will design it by permissible stress in concrete. So I will write that force in concrete plus force in steel is equal to how much P. Now force in concrete को मैं लिख सकता हूँ sigma permissible in concrete into area of concrete plus force in steel को मैं अब ऐसा नहीं लिखूंगा, sigma permissible in steel into area of steel. I will write 8 into sigma permissible in concrete into area of steel। समझ में आया? 8 into sigma permissible in concrete क्यों लिखा, क्योंकि हम कंक्रीट के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो स्टील में स्ट्रेस कितने आएंगे, कंक्रीट में जितने उससे 8 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू हाउ मच P। नाउ दिस सिग्मा C is 10 megapascal, that is 10 Newton per mm square into AC is 0.355 मीटर स्क्वायर, सो 10 की पावर 6 कर देंगे, ये mm स्क्वायर में आ जाएगा। This is equals to 8 into again sigma permissible in concrete is 10 Newton per mm square into area of steel is 5.026 into 10 raised to minus 3 मीटर स्क्वायर है, अगर उसको mm स्क्वायर में करूँगा तो 10 raised to 6, this is equals to P। So from here calculate the value of P। So ये mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, you will get the answer in Newton। So 10 into 0.355 into 10 raised to 6 plus 8 into 10 into 5.026 into 10 raised to 3, ये आ गया 3. P is equals to 3.952 into 10 की पावर 3 न्यूटन
to 10 की power 6 Newton. This is equals to 3.952 to 10 की power 3 kilonewton. So this is the value of load, that is 3.952 or 3952 kilonewton. This much load we can allow safely on the column. So this is it for the today's class. We will discuss further numericals in the next class. Thank you.